अब आगे 6 दिन बाद। इन 6 दिनों में इत्ती हर दिन अपनी फर्स्ट क्लास मिस कर देती थी। वो अनंत से भी दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से उसकी उससे मुलाकात हो ही जाती, लेकिन उस वक्त वो अकेले ही होती थी, उसके दोस्त उसके साथ नहीं होते थे। आहार्य इन दिनों अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था, इसलिए दोनों की ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आहार्य हमेशा की तरह उसकी केयर करता था। लेकिन न जाने क्यों इत्ती को उसका बिहेवियर कुछ दिनों से काफी अजीब लग रहा था। इत्ती कॉलेज से वापस आकर जैसे ही अपने रूम में आई तो रूम में सोफे पर बैठे आहार्य को देख हैरान हो गई। आप आज इतनी जल्दी आ गए? इत्ती ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा। हम इधर आओ, आहार्य ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। इत्ती धीमे कदमों से उसके पास पहुंची ही थी कि आहार्य ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब मेरे जल्दी आने पर तुम मुझे स्माइलिंग फेस की जगह शॉकिंग रिएक्शन देती हो, आहार्य ने उसके बालों को ठीक करते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज सुनकर इत्ती को गूज़बम्स आ गए। मैं तो लीव इट, बहुत दिन से मैं तुम्हें ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा। आई एम रियली सॉरी। उसने इत्ती के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें प्यार से सहलाया। इत्ती के कुछ भी बोलने से पहले आहार्य ने उसके हाथों को धीरे से अपने होंठों से लगाकर उसे देखकर आगे बोला, कल मैं पूरा दिन सिर्फ अपनी चेरी के साथ रहूंगा, सिर्फ हम दोनों। आपकी तो कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी न? इत्ती को याद आया कल ही आहार्य कॉल पर इस बारे में बात कर रहा था। नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन यू, उसने इत्ती को उठाते हुए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ सिर्फ हम दोनों हो। आई हैव समथिंग फॉर यू, नाउ नो मोर क्वेश्चंस। लिविंग हॉल में बैठी तेजस्वी जी और सुकन्या सिंह ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। हम सबने तो सोचा था कि बहू के आने के बाद आहार्य नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन अब तो उनकी लाइफ सिर्फ अपनी वाइफ तक ही सीमित है। इत्ती भी कॉलेज या फिर अपने रूम में रहती है। सुकन्या जी दोनों के जाने के बाद मुंह बनाते हुए बोली तो तेजस्वी जी ने उनकी बात बीच में काटते हुए हल्के गुस्से से कहा, आप ये क्या कह रही है? हमारा मतलब कि जो भी हो, वो इस घर की बड़ी बहू है, उन्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। इस बार उनका लहजा थोड़ा नर्म था। आहार्य नहीं चाहते वो इन सब मामलों में इन्वॉल्व हों, और हम भी नहीं, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। सबको पता है वो क्यों नहीं चाहते। सुकन्या, तेजस्वी ने गुस्से से उनका नाम लिया तो उन्हें एहसास हुआ वो क्या बोलने जा रही थी। वो मासा, हमने आकाश के लिए एक लड़की पसंद की है, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सेटल्ड हो जाए, हमारी दोस्त की बेटी है। कुछ सोचकर उन्होंने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी, बस एक बार आप आकाश से पूछ लीजिए, क्या पता उन्हें पहले से कोई पसंद हो। तेजस्वी जी ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सुकन्या जी बेहद कॉन्फिडेंस से बोली, नहीं मासा, उन्हें कोई पसंद नहीं होगी, हमारा बेटा अपनी माँ की पसंद को कभी न नहीं कहेगा। आगे वो थोड़ा हिचकते हुए बोली, क्या मैं उन लोगों को बुलाकर रिश्ते की बात को आगे बढ़ाऊं? जैसा आपको ठीक लगे। तेजस्वी जी ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाकर रेस्ट कीजिए, बाकी की पार्टी में अटेंड कर लूंगी। कीर्ति की असिस्टेंट ने जब उसे अपना सिर पकड़े बैठे देखा तो फिक्र करते हुए बोली। आज कीर्ति एक बिजनेस पार्टी में आई थी जहां आने का उसका जरा भी दिल नहीं था, लेकिन इसे अटेंड करना उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी था। हाँ, कीर्ति ने उठने की कोशिश की लेकिन लड़खड़ा गई। वो गिरती उससे पहले ही इसके असिस्टेंट ने उसे संभाल लिया। मैम, आप ठीक है, आई थिंक आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कुछ दिन से आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, असिस्टेंट ने फिक्र करते हुए कहा। हम कुछ दिन से मुझे बहुत डिजी फील हो रहा है, प्लीज तुम मुझे कार तक छोड़ दो। कीर्ति ने अपने पेट पर हाथ रखा, उसे लगा उसे वॉमिट हो जाएगी। असिस्टेंट उसे संभालते हुए कार के पास पहुंची ही थी कि कीर्ति को उल्टियां होने लगीं। असिस्टेंट उसे संभालते हुए उसकी पीठ सहलाने लगीं। काफी देर तक वॉमिट करने के बाद कीर्ति अभी खड़ी ही हुई थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो अपने होश खो बैठी। मैम, आपको क्या हुआ? असिस्टेंट ने उसे संभालते हुए कार की बैक सीट पर बैठाया। मैम प्लीज उठिए, आपको क्या हुआ? असिस्टेंट बार बार उसका गाल थपथपाते हुए कह रही थी।
असिस्टेंट काफी डर चुकी थी। उसने कुछ सोचा और ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट करके वहां से ले गई। आहार्य कार ड्राइव कर रहा था। उसके फेस पर किसी तरह के कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। पैसेंजर सीट पर बैठी इत्ती बार बार उसे ही देख रही थी। आज ये पहली बार था जो दोनों कार में इतने शांत हो। फिक्र से इत्ती बार बार अपने हाथों को रब कर रही थी। आहार्य ने उसका हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया तो इत्ती ने चौंक कर उसे देखा, जो अभी भी खामोशी से सामने देख रहा था। तुम्हें ठंडे लग रही है, आहार्य ने बिना उसे देखे कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? आहार्य के ठंडे हाथों को महसूस कर वो धीरे से बोली। जहां सिर्फ हम दोनों हो, हमारा आशियाना। उसकी बात सुनकर इत्ती के फेस पर स्माइल आ गई और वो रिलैक्स होकर बैठ गई। एक नज़र उसे देखकर आहार्य ने फिर से अपनी नजरें सामने कर ली। काफी देर बाद आहार्य ने एक सुनसान जगह पर कार रोकी जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इत्ती जल्दी कार से बाहर आकर खुशी से इधर उधर देखने लगीं। यहाँ तो कितनी ठंड है। उसने अपने हाथ को रब करते हुए आहार्य को देखा। ठंडी हवाएं उसे अपने जिस्म के अंदर जाते हुए महसूस हो रही थी। यहाँ काफी ठंड है, हमें कुछ करना होगा जिससे हमें हीट मिले। अपना कोट उसे पहनाते हुए उसने इत्ती को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी बात सुनकर इत्ती ब्लाश करने लगीं। मैं तो रूम में लगे हीटर की बात कर रहा था। रूम में जाकर उसे ऑन करेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। उसके लाल चेहरे को देख वो स्माइल करने लगा। इत्ती नजरें चुराने लगी। उसने तो कुछ और ही सोचा था। ये तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया? उन बड़े बड़े पेड़ों के बीच बने छोटे से रास्ते पर आहार्य उसे गोद में उठाए चल रहा था। ये तो ठंड की वजह से, अब जल्दी चलिए, मुझे ठंड लग रही है। उसने अपना चेहरे उसके सीने में छिप लिया। ओ, आप मुझे कुछ दिखाने भी वाले थे न? इत्ती ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखते हुए कहा। उसकी बात से आहार्य की फेस की वो छोटी सी स्माइल एकदम से चली गई। रूम में आकर आहार्य ने इत्ती को नीचे उतारा। इत्ती गौर से उस रूम को देखने लगीं जो वुड से बना था, सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट। तभी उसे अपने कमर पर आहार्य के हाथ फील हुए। ये महसूस कर उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। आहार्य धीरे धीरे उसे खुद में समेट रहा था। इत्ती भी थोड़ा झिझकते हुए उसके करीब होती जा रही थी। उसे आहार्य की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। नर्वसनेस में उसने आहार्य के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। बेहद आहिस्ता से आहार्य उसकी गर्दन पर ग्लॉसी किसेस कर रहा था। इत्ती पूरी तरह से उसकी इन शिद्दातों में खो चुकी थी। अपने गर्दन पर कुछ ठंडी चीज महसूस कर उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उस चीज को छूते हुए वो जल्दी से पलटकर आहार्य को देखने लगीं। ये अपने मंगलसूत्र को छूते हुए वो हैरानी से उसे देखने लगीं। आहार्य ने उसे बिना किसी जज्बात के एक नज़र देखा और खामोशी से उसके मंगलसूत्र के हुक को लगाने लगा। इस वक्त उसकी नजरें इत्ती के चेहरे पर न होकर उसकी नेक पर थी। इत्ती का दिल जो कुछ देर पहले प्यार के एहसास से धड़क रहा था, अब उसकी धड़कनों में एक अनजाने से डर का एहसास था। नाउ परफेक्ट, इसके बिना तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने धीरे से इत्ती की कमर पकड़कर उसे अपने नजदीक करते हुए कहा। तुम रोते हुए भी खूबसूरत लगती हो, लेकिन मैंने तुम्हें हर वक्त रोने की इजाजत नहीं दी। आहार्य उसकी आंख में आई नमी को अपने अंगूठे से छूते हुए बोला। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला ये कहाँ। आहार्य का सॉफ्ट बिहेव आज उसे डरा रहा था। इट्स ओके, ये तुमने लाइब्रेरी में गिरा दिया था। शायद तुम कोई बुक ढूंढ रही थी। आहार्य के फेस पर स्माइल बरकरार थी। आहार्य की बात सुनकर इत्ती की धड़कनें रुक सी गई। उसे याद आया आज जब वो बुक शेल्फ से कोई बुक उतार रही थी, लेकिन कम हाइट की वजह से उसका हाथ उस बुक तक नहीं पहुंच पा रहा था। न जाने कब उसके पीछे अनंत आ गया और उसने वो बुक उतार कर उसे दे दी। कम स्पेस होने की वजह से दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। हड़बड़ी में उससे दूर होने के चक्कर में उसका पैर मुड़ गया। वो गिरती उससे पहले ही अनंत ने उसे संभाल लिया था। शायद उसी वक्त उसका मंगलसूत्र खुल गया होगा और उसे इस चीज का एहसास भी नहीं हुआ। उस मोमेंट के बारे में मत सोचो। आई कांट टॉलरेट दैट। आहार्य ने उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए गुस्से से भरी आवाज में कहा।
इत्ती अपनी सोच से बाहर आई, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैं गलती से गिर गई थी, इत्ती उसके गुस्से से भरी आंखों को देखकर सहम गई। मैं नो गलती से गिर गई थी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा तुम्हें कुछ कहा, उसने इत्ती के गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा। और फिर झुककर उसके होंठों पर किस करने लगा। वो बेहद एग्रेसिव होकर उसके होंठों को चूम रहा था। इत्ती उसका हाथ अपने चेहरे से हटाने लगी। आहार्य ने महसूस किया और उसके होंठों से दूर हो गया। अभी भी वो उसके चेहरे पर छाया हुआ था। उसने देखा इत्ती के होंठ सूज गए थे। ये देखकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इत्ती के आंसुओं को अपने हाथों में फील कर उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसका हाथ इत्ती के चेहरे पर था, जो अब तक इत्ती के आंसुओं से भीग चुका था। तुम इतने दिन से उससे बात कर रही थी, कहते हुए उसने इत्ती के फोरहेड से अपना फोरहेड जोड़ लिया। मैंने इंटेंशनली नहीं की, हर वक्त वो कोइंसिडेंटली मेरे सामने आया, इत्ती ने रोते हुए कहा। उसके हर लफ्ज के साथ उसके होंठ आहार्य के होंठों से टच हो रहे था। कोइंसिडेंस, एक स्मर्क के साथ कहते हुए उसने इत्ती के होंठों को बाइट किया। ट्रस्ट मी, कहते हुए इत्ती और ज्यादा रोने लगी। आहार्य उसके लोअर लिप को अपने अंगूठे से रब कर रहा था, जहां उसने अभी उसे बाइट किया था। तुम पर ही तो मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। उसकी बात सुनकर इत्ती उसकी आंखों में देखने लगीं। आहार्य ने उसकी दोनों पलकों को चूमते हुए आगे कहा, स्टिल तुमने मुझसे झूठ बोला, फिर मुझसे बातें छुपाई। यू नो वॉट, ये सब कितना हर्टिंग था। आहार्य ने उसे धीरे से पीछे की तरफ पुश किया और उसके सामने एक पेपर फेंकते हुए चिल्लाकर बोला, ये तुम्हारा हर क्लास का अटेंडेंस रिकॉर्ड है। तुमने 1 वीक तक अपनी फर्स्ट क्लास मिस की। आपको सब पता था तो आपने पहले ही मुझसे क्यों नहीं कहा? इत्ती ने रोते हुए कहा। क्योंकि मैं चाहता था तुम खुद मुझे बताओ। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि किसी अनजान से बात मत करना तो तुमने क्यों की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुमने मुझसे झूठ बोला। आहार्य की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने गुस्से से अपने माथे पर बिखरे बाल पीछे किए और इत्ती को देखा जो डरी सहमी खड़ी रो रही थी। आहार्य तेज कदमों से उसके नजदीक आया और उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए सख्ती से बोला, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा है। मैं कैसे तुम्हें रुला सकता हूँ? मुझे बस तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनना है। टेल मी, तुम उससे क्यों मिली? कहते हुए उसने इत्ती को गले से लगा लिया। इत्ती भी उसकी शर्ट को पकड़ते हुए तेज तेज रोने लगीं। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं उससे जानबूझकर नहीं मिली। उस दिन मेरा मूड खराब था क्योंकि। वो चुप हो गई और एक बार फिर रोने लगीं। आहार्य जो सब जानते हुए भी बस एक बार इत्ती के मुंह से सब सुनना चाहता था। उसके चुप होने से वो डेस्पिरेट हो गया। इत्ती को गोद में उठाकर उसने इत्ती को बेड पर बैठाया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर शांत लहजे में बोला, आई एम वेटिंग। इत्ती ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, वो आप मुझे इग्नोर करते थे। मुश्किल से ये लाइन कहकर उसने आहार्य को देखा, जिसके रिएक्शन नॉर्मल थे। वो उसे ही देखकर उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी आगे की बात कैसे कहे। आहार्य ने धीरे से उसके ठंडे हाथों को सहलाए तो इत्ती सिर झुकाते हुए धीरे बोली, आप मेरे पास भी नहीं आते थे। मुझे लगा कि अब मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं, यही ना? आहार्य ने उसकी बात पूरी की तो इत्ती ने और कसकर उसके हाथों को पकड़ लिया। उसने सिर झुकाए हुए ही हाँ में सिर हिलाया, फिर आहिस्ता से अपना सिर उठाते हुए बोली, आपको कैसे पता? ये कोई नई बात तो नहीं। आई एम सॉरी, मैं। आगे बोलो। आहार्य उसकी बात को काटकर शांत आवाज में बोला। आप काम में बिजी रहते थे, मुझे गुस्सा आता था। उस दिन मैं कितना खुश थी, मुझे आपको एक बात बतानी थी, बट जब मैंने आपको कॉल किया तो। वो रोते हुए बोली, आपने कहा कि आप बिजी हो, आप लेट आओगे। आपको पता है मुझे कितना गुस्सा आया था, और रोना भी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और आवाज बैठ चुकी थी। आहार्य ने कुछ पल अपनी आंखें बंद कर ली। आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है न? इत्ती ने उसे ऐसे देख रोते हुए कहा। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ रहा है। आहार्य ने उसे गुस्से से देखा।
तो अब आप मुझे छोड़ दोगे? शट अप, मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती? हम किसी रोमांटिक रिलेशन में नहीं है, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, समझती हो तुम? हमारी शादी हो चुकी है, आहार्य ने कसकर उसके शोल्डर्स को पकड़कर सख्ती से कहा। आई ट्रस्ट यू। नो यू डोंट। आहार्य ने उसे झटके से पीछे धक्का दिया। इत्ती बेड पर लेट गई। आहार्य झटके से उसके ऊपर आया और उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर उसके ऊपर झुकते हुए सीरियस एक्सप्रेशन से बोला, तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या मुझे तुम में अब इंटरेस्ट नहीं? इत्ती ने नजरें झुका ली। तुम इतने दिन से अपने मन में ये सब सोचकर बैठी थी, इसलिए तुम काफी डिस्टर्ब्ड थी, राइट? जब आपको सब पता है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इत्ती ने धीरे से कहा। क्योंकि तुम्हें भी फील होना चाहिए कि तुम्हारी इन अजम्पशंस से मुझे कितना गुस्सा आता है कि मेरी वाइफ को मुझ पर ट्रस्ट नहीं, उसे लगता है कि मुझे नहीं सुना। इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारे ही थॉट्स है। आहार्य उसके चेहरे के करीब झुक गया। इत्ती को उसकी गुस्से से भरी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी कि मेरी वाइफ को लगता है कि मुझे अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इत्ती ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों से दबा लिया, उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहती, बट जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद की सोच पर काबू नहीं रख पाती। मुझे आप पर ट्रस्ट है, बट उसने नजरें उठाकर आहार्य की आंखों में देखा। आहार्य भी गहराई से उसे देख रहा था। आई कांट एक्सप्लेन, मैं ऐसी ही हूं, बट आई एम लॉयल टू यू। वो अनंत। आहार्य ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए, जिससे इत्ती की बात बीच में ही रुक गई। काफी देर बाद इत्ती को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो अपनी कलाइयों को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगीं। आहार्य उससे दूर हुआ। वो उसके चेहरे के इतना करीब था कि उसके बाल इत्ती के माथे को छू रहे थे। इत्ती तेजी से सांसें लेने लगीं। आहार्य धीरे धीरे उसके गालों पर अपने होंठ चलाने लगा। मेरे लिए तुम्हारी हर आदत, हर सोच, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, सब कुछ प्रेशियस है। तुम जैसी हो मेरी हो। उसका एहसास इतना शिद्दती था कि इत्ती की रूह को छू रहा था। इस एहसास से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आंसू का कतरा उसकी आंखों से बह गया। बट मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मुझसे झूठ बोलो, उसने एक सांस छोड़ते हुए उसके कान में धीरे से कहा। उसके होंठ उसके गालों से होते हुए इत्ती की गर्दन पर अपनी शिद्दत की निशानी छोड़ने लगें। मैं तुम्हें किसी और इंसान के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, आई डोंट केयर। उसने इत्ती की गर्दन पर धीरे से बाइट किया। बाहर तेज तेज हवाएं चल रहीं, जिससे खिड़की के पर्दे तेजी से हिल रहे थे। कमरे का माहौल एकदम सर्द था। आहार्य के खामोश होने से कमरे में खिड़की से आने वाली तेज हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। आहार्य ने उसका चेहरा अपने ठंडे हाथों में लिया और उसकी दोनों गीली पलकों को चूमते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम से कभी मुझसे झूठ मत बोलना। मैं तुम पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा, तुम्हारी सभी ओवरथिंकिंग को दूर करूंगा। आई विल नेवर लीव यू, आई विल बी लॉयल टू यू अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। वो इत्ती के चेहरे को तो कभी उसकी हाथ की हर उंगली को बारी बारी चूम रहा था। मैं तुमसे बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी रहो, टिल योर लास्ट ब्रेथ। उसने इत्ती के निचले होंठ को धीरे से चूमा और उसे देखने लगा। इत्ती ने हाँ में सिर हिलाया और थोड़ा ऊपर उठकर उसके गले लग गई। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर आपसे झूठ नहीं बोला उस वक्त, बस। आई नो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। आहार्य ने धीरे से उसके बालों पर किस करते हुए उसकी पीठ को सहलाया। मैंने उससे भी जानबूझकर बात नहीं की। आउच, इत्ती सिसक कर उससे दूर होने लगी। अचानक ही आहार्य ने उसे नेक पर बाइट कर लिया था। अब उसने जानबूझकर तुमसे दोबारा बात की तो मैं उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। आहार्य ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। उसे खुद से दूर कर आहार्य ने उसे फिर से बेड पर लेटा दिया। अभी भी वो उस पर झाया हुआ था। वॉट आपने? इत्ती को वो दिन याद आया जब अनंत के हाथ में प्लास्टर बंधा था और उसके चेहरे पर भी काफी चोट के निशान थे, और आहार्य की हाथ की वो चोट, यानी वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था।
ऐसे चिचिच तुम उसका जिक्र करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसने इत्ती के होंठों पर अपना अपना अंगूठा रख दिया। उसके होंठों को अपने अंगूठे से धीरे धीरे सहलाते हुए उसने आगे कहा, हाँ मैंने ही उसका हाथ तोड़ा था, क्योंकि मेरी अच्छाई सिर्फ तुम तक है। मैं तुम्हारी गलतियां जिंदगी भर माफ कर सकता हूँ, लेकिन बाकियों की। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कुराहट कोई आम मुस्कान नहीं थी। इत्ती हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। इत्ती के फेस पर डर देख उसने धीरे से उसका हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो मेरी वाइफ को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, मुझे उसकी बोन्स ब्रेक करने का पूरा राइट है। हम उसकी बात सुनकर इत्ती कंफ्यूज हो गईं। आहार्य ने उसके चेहरे पर आए रंग को नोटिस किया और उसका हाथ अपनी शर्ट की बटन्स पर रखकर उसके हाथों से अपने बटन्स खोलते हुए बोला, मेरी वाइफ को मुझसे शिकायत है कि मैं उसके करीब नहीं आता। चलो तुम्हारी शिकायतें तुम्हारी ओवरथिंकिंग को दूर करते हैं। मैं इत्ती ने कुछ कहना चाहा। हाँ सिर्फ मैं और तुम, और हम अपना 2 वीक्स से स्टोर किया सारा स्टेमिना आज यूज करेंगे। आहार्य ने अपनी शर्ट निकालकर बेड से नीचे फेंक दी। उसे शर्टलेस देख इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आहार्य उसे ऐसा करते देख हल्का सा मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके चेहरे को लिक करने लगा। इत्ती ने सिर टेढ़ा कर अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। आहार्य ने उसके गालों पर बाइट कर उसके शर्म से गुलाबी चेहरे को देखने लगा। कौन सा काम? इत्ती ने धीमी सांसें ले रही थी। तुम शर्माने का काम करो और मैं। अपनी बात अधूरी छोड़ वो इत्ती के शर्ट के बटन्स खोलने लगा। उसकी ठंडी उंगलियों की छुअन महसूस कर इत्ती का दिल और ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। उसने हड़बड़ाते हुए जल्दी से आहार्य का हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर आहार्य ने उसकी गर्दन से चेहरा निकालकर उसे देखा। उसकी आंखों में कई जज्बात थे, जो सिर्फ उसके लिए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे का अक्स था। क्या तुम मुझे नहीं चाहती हम्मम? आहार्य ने डेस्पिरेशन से पूछा। वो लाइट, इतना कहकर उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। ओह हाउ कैन आई फॉरगेट दैट मेरी वाइफ को डार्कनेस में एंजॉय करना पसंद है। आहार्य ने उसके होंठों पर पैक किया और उसके ऊपर से उठ गया। उसकी बात सुनकर इत्ती ने उसे घूरते हुए कहा, आप कितने बेशर्म हैं। मैं कोई एंजॉय नहीं करती। आहार्य ने लाइट ऑफ कर दी थी। रूम में बिल्कुल अंधेरा था। बाहर से आती हवाओं से जब भी पर्दा उठता तो पूरा कमरा चांद की रोशनी से रोशन हो जाता। आहार्य झटके से उसके ऊपर आया और इत्ती की दोनों कलाइयों को बेड पर दबाते हुए उसके कान में धीमी आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ एंजॉय नहीं करती? नहीं, इत्ती ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो मतलब करती हो? हाँ मेरा मतलब नहीं। वो कंफ्यूज थी। उसे ठंड का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने शर्ट नहीं पहनी। मुझे ठंड लग रही है, इत्ती ने सिसकते हुए कहा। अंधेरे में आहार्य के होंठ उसे अपनी पूरी बॉडी पर फील हो रहे थे। अब नहीं लगेगी। आहार्य उसके ऊपर आया। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, लेकिन कुछ महसूस कर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ आहार्य के कंधों पर कस गई। आर यू ओके? आहार्य ने उसकी नम पलकों को चूमते हुए बेहद प्यार से कहा। इत्ती ने बस सिर हिला दिया और थोड़ा ऊपर होकर उसके गले लग गई। आहार्य ने उसके बालों पर किस किया और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। इत्ती जब थोड़ी रिलैक्स हुई तो उससे अलग होकर वापस बेड पर लेट गई। उसने आहार्य के कंधों को कसकर पकड़ लिया। हल्के अंधेरे में वो आहार्य की आंखों में चमक, उसकी आंखों में अपना अक्स देख सकती थी। वो गहराई से उसे महसूस कर रही थी। उसकी करीबी से शुरुआत में उसे थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अब वो गहराई से उसे महसूस कर रही थी। ये एहसास उसे बेहद सुकून दे रहा था। आहार्य ने उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए गहरी आवाज में कहा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। उसकी सांसें तेज थी। आहार्य उसकी गर्दन चेहरे पर किस करते हुए उसे जेंटली प्यार कर रहा था। कमरे में सिर्फ दोनों की एक दूसरे में घुलती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। What happened डॉक्टर मैम को क्या हुआ? कीर्ति के असिस्टेंट ने डॉक्टर को वार्ड से बाहर आते देख जल्दी से पूछा। शी इज प्रेग्नेंट। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई। इस कंडीशन में उन्हें रेस्ट करना चाहिए।
डॉक्टर की बात सुनकर असिस्टेंट हैरान हो गई, उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। प्रेग्नेंट? डॉक्टर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, उसने अपने होश संभालते हुए कहा। आई एम श्योर एंड अभी कुछ देर में रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। डॉक्टर ने वहां से जाने से पहले उसे कीर्ति का ख्याल रखने की हिदायत दी। डॉक्टर के जाने के बाद भी काफी देर तक असिस्टेंट अपनी जगह पर खड़ी रहीं। वो सालों से कीर्ति के साथ थी और उसे जहां तक पता था उसकी बॉस सिंगल थी, तो अचानक से प्रेग्नेंट? वो उलझी हुई सी वार्ड में आई तो देखा कीर्ति को होश आ चुका था और वो उठने की कोशिश कर रही थी। माँ, आप ठीक है? जल्दी से कीर्ति के पास आकर उसने कीर्ति को बैठने में मदद की। मैं यहाँ कैसे? मुझे क्या हुआ? कीर्ति ने थकी हुई आवाज में पूछा। मैम, आप प्रेग्नेंट है, असिस्टेंट ने जल्दी से जवाब दिया, जैसे वो हमेशा अपने बॉस के सवाल का क्विक रिप्लाई करती थी। कीर्ति हैरानी से उसे देखने लगी। क्या उसने कुछ गलत सुना? व्हाट? कीर्ति ने तेज आवाज में कहा। माँ, ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर कह रहे थे। आई एम श्योर उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कहते हुए असिस्टेंट ने देखा कीर्ति का हाथ उसके पेट पर था और वो गहरी सोच में थी। उसे ऐसा करता देख वो अपने मन में बोली, या शायद नहीं। कुछ देर में कीर्ति की रिपोर्ट्स भी आ गईं, जिसमें कंफर्म था कि कीर्ति प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने कीर्ति को अपना ज्यादा ख्याल रखने की हिदायत दी और फिर उसकी असिस्टेंट उसे लेकर वहां से चली गई। कार ड्राइव करते हुए वो बार बार कीर्ति को देख रही थी, जो किसी गहरी सोच में थी, या शायद शौक में। जब से उसने कीर्ति को बताया था वो प्रेग्नेंट है, तब से उसने एक लफ्ज नहीं कहा था। उसकी नजरें सिर्फ अपने पेट पर थी। मैम, यू ओके? इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कीर्ति ने सख्ती से कहा और अपनी आंखें बंद कर अपना सिर सीट पर टिका लिया। असिस्टेंट्स ने देखा उसकी बंद पलकों से आंसू बह रहे थे। वो हैरान थी, आज पहली बार उसने कीर्ति को रोते हुए देखा था। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन उन्हें पूछने की हिम्मत नहीं। आई होप मैम ठीक हो, उसने मन ही मन कहा। कीर्ति के पास्ट के बारे में वो अच्छे से जानती थी। अगली सुबह इत्ती की आंख खुली, वो उठकर जैसे ही बैठी उसके मुंह से एक सिसक निकली। इट्स पेनिंग, उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसने देखा वो इस वक्त आहार्य की शर्ट में थी। कल रात की बातें याद आते ही उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने इधर उधर देखा, रूम में वो अकेली थी। अचानक ही उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखी एक चीज पर गई। उसे देखते ही उसके चेहरे की स्माइल फीकी पड़ गई। इत्ती ने साइड टेबल पर पड़े उस क्रेडिट कार्ड को उठाया। वो पहचान गई थी, ये उसे आहार्य ने दिया था और उसने अनंत को। वो अपनी सोच में गुम ही थी कि किसी ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया। एहसास होते ही उसने सामने देखा, वो आहार्य था। वो कब आया? उसे तो उसके आने का एहसास ही नहीं हुआ। आहार्य ने अपने हाथ में पकड़े उस कार्ड को एक नज़र देख उस डस्टबिन में फेंक दिया। ये आप? इत्ती हैरान हो गई। गुड मॉर्निंग, उसकी बात इग्नोर कर आहार्य ने उसके होंठों पर पेक किया, जिससे इत्ती की बात अधूरी रह गई। आहार्य ने ब्लैंकेट समेत इत्ती को अपनी गोद में खींच लिया और उसे लेकर बेड पर लेट गया। इत्ती उसके ऊपर थी। उसके लंबे बाल आहार्य की चेस्ट पर बिखर गए। आपने जानबूझकर इस कार्ड को यहाँ रखा था ना? इत्ती ने नाराजगी से कहा। हाउ स्वीट वाइफी, तुम मुझे अच्छे से समझती हो, आहार्य ने प्यार से उसके बिखरे बालों को संवारते हुए कहा। आप कितने बुरे हैं, जब ये टॉपिक कल ही खत्म हो गया था तो आपने फिर से ये टॉपिक क्यों स्टार्ट किया? मैंने सॉरी कहा ना आपको। इत्ती उसे नाराजगी से देख रही थी। उसे अंदर ही अंदर फिर से एक शर्मिंदगी ने घेर लिया था। हम्मम हो गया था एंड मैंने तुम्हारी सॉरी भी एक्सेप्ट कर ली, बट सडनली आई रियलाइज तुम कितनी जिद्दी हो। आप किसी वैम्प मदर इन लॉ की तरह हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं। इत्ती उसके ऊपर से उठने लगीं। उसे आहार्य पर गुस्सा आ रहा था। आहार्य ने उसे पलटकर अपने नीचे किया। दर्द का एहसास होते ही इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। बेख्याली में वो सिसक उठी। क्या हुआ? आहार्य ने उसका चेहरे पर हाथ रखते हुए फिक्र से कहा। आहा, इट्स पेनिंग, ये सब आपकी वजह से हुआ है। इत्ती ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें नम थी। आपने जानबूझकर मुझ पर अपना गुस्सा निकाला। उसने देखा आहार्य उसे संजीदगी से देख रहा था।
उसने एक गहरी सांस ली और उसके गालों पर अपने अंगूठे की फेरते हुए बोला, एक बार को मैं गुस्से में तुमसे रूडली बात कर सकता हूँ, बट मैं कभी तुम्हें फिजिकली हर्ट नहीं कर सकता, चाहे मैं अपनी गुस्से की हद पर ही क्यों न हूँ। उसकी आवाज से उसकी नापसंदगी जाहिर थी कि उसे इत्ती की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बद दर्द हो रहा है, इत्ती ने नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा। वो इसलिए क्योंकि हम काफी दिन बाद एक दूसरे के इतना क्लोज आए, इट्स नॉर्मल। आहार्य ने उसका चेहरे ऊपर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। बारी बारी उसकी दोनों आंखों को किस कर उसने उसके कान में गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बट आई प्रॉमिस अब से हम ज्यादा गैप नहीं देंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर इत्ती के कान लाल हो गए। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। बेशर्म, उसने धीरे से कहा। आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी? क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आहार्य के कुछ बोलने से पहले ही उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, ओह हाँ, गिव इट टू मी, मुझे ठंड लग रही है। वॉट? उसने आहार्य की नजरों का पीछा किया, ये एहसास होते ही कि वो फिर से अपनी ही बातों में फंस गई और अब आहार्य उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसे अपनी ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ गया। जल्दी दो, मुझे ठंड लग रही है। इत्ती की शर्ट में अपना हाथ डाल उसने इत्ती की कमर को धीरे से सहलाया। आपके हाथ कितने ठंडे हैं? इत्ती चिहुक उठी। वो उसके एहसास और ठंड से कांप उठी। हाँ, आई वॉन्ट वार्मनेस, योर वार्मनेस। आहार्य ने दोनों को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। इत्ती की सांसें तेज और तेज होती जा रही थी। वो जितना अपनी सिसकियों को काबू करती, आहार्य उतनी ही ज्यादा गहराई से उस पर हावी होता जाता। दुनिया से बेखबर दोनों इस वक्त सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट। अयान वर्कर की यूनिफॉर्म में एक कोने में अकेला बैठा था। रह रहकर उसकी नज़र सामने जा रही थी जहां कुछ वर्कर्स की वाइफ उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी, कुछ उनके जख्मी हाथों को नरमी से सहला रही थी। ये नज़ारा कुछ दिनों से वो रोज़ देख रहा था। घर जाने के बाद वो रात भर इस बारे में सोचता था। इन लोगों की लाइफ इतनी वर्स्ट है, इन्हें इतना काम करना पड़ता है, फिर भी ये लोग इतने खुश कैसे हैं? आज फिर वही सवाल उसके मन में आया। अयान, तुम्हारी घरवाली क्यों नहीं आती? अपनी सोच से बाहर निकल उसने सिर उठाकर देखा, कुछ वर्कर्स उसके पास ही आकर बैठ गए थे। इन सब से उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। पहले तो वो सोचता था ये अनएजुकेटेड लोग कितने डिस्गस्टिंग हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे उनके अपनेपन का एहसास हुआ। घरवाली, उसने नासमझी से कहा। हाँ, वो तुम्हारी बीवी? बीवी वर्ड सुनते ही उसके दिमाग में मानसी का चेहरा आया। वेट, मैंने उस बेवकूफ के बारे में क्यों सोचा? क्या हुआ भाई, आपकी वाली मायके गई है क्या? तभी आप इतनी दुखी चेहरे के साथ हर रोज एक कोने में बैठे रहते हो? एक वर्कर की वाइफ ने अपने मुंह को पल्लू से ढकते हुए कहा। उन लोगों को जैसे यकीन था कि अयान शादीशुदा होगा। अयान ने देखा सब उसे देखकर हंस रहे थे। हाँ, वो कल से आएगी, उसने जल्दी से कुछ सोचकर कहा। धीरे धीरे सब वर्कर्स फिर से अपने कामों में लग गए, लेकिन अयान तो कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। ये कीर्ति जी कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? होप वो ठीक हो। आकाश कैनवास में पेंटिंग करते हुए बार बार कीर्ति को कॉल ट्राई कर रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ कीर्ति पर था, इसलिए उसकी पेंटिंग बार बार खराब हो रही थी। आकाश, कहते हुए सुकन्या जी रूम में आईं। रूम में पड़े पेपर को देखते हुए वो हैरानी से बोली, ये सब? हाँ मासा, वो ये मेरा करंट प्रोजेक्ट है जिस पर मैं फोकस नहीं कर पा रहा। आकाश ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ में लगे कलर्स को साफ करते हुए कहा। आई नो तुम कर लोगे, आफ्टर ऑल मेरा बेटा वर्ल्ड के बेस्टेस्ट पेंटर्स में से एक है। उनकी बात पर आकाश बस मुस्कुरा दिया। आपको कुछ काम था? उसने टिश्यू से अपने हाथों को साफ करते हुए उनके अचानक आने की वजह पूछी। हाँ, एक गुड न्यूज़ है, मैंने तुम्हारी शादी अनाया से फिक्स कर दी है, उन्होंने बेहद खुशी से कहा। आकाश के हाथ रुक गए। उसने सिर उठाकर उन्हें देखते हुए हैरानी से कहा, व्हाट? आकाश के हाथ से टिश्यू पेपर छूटकर गिर गया। आई नो ये तुम्हारे लिए काफी शॉकिंग होगा, ये सब काफी जल्दी में हुआ, तुम बस कल रेडी रहना। सुकन्या जी खुशी से अपने धुन में कहीं जा रही थीं। माँ सा, आपको मुझसे पूछना चाहिए था, आपने बिना मुझसे पूछे मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री हूँ।
उनकी ओर ज्यादा बात न बर्दाश्त करते हुए आकाश ने थोड़े गुस्से से कहा। सुकन्या जी की खुशी फीकी पड़ गई। वो बेयकीनी से आकाश का चेहरा देखने लगीं। तुम्हारी लाइफ का डिसीजन हमेशा मैं ही तो लेती हूं ना बेटा। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और फिर कुछ सोचकर हंसते हुए आगे कहा, ओह सॉरी, ये सब अचानक सुनकर तुम्हें शॉक्ड लगा होगा ना। सॉरी बेटा, एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी। माँ सा मैं अनाया से शादी नहीं करूंगा। आकाश ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया, उसके लफ्ज साफ से जिसमें हाँ की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्यों? सुकन्या जी बस इतना ही कह पाई। वो बेयकीनी से आकाश के चेहरे को देख रही थी। क्या ये उनका वही बेटा था जिसने आज तक उनकी एक बात नहीं टाली थी? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उन्हीं से शादी करूंगा। आकाश ने उनकी आंखों में देखकर कहा। प्यार? किससे? बेटा मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो मुझे जरूर पता होता। वो हंसी जैसे उन्हें आकाश की बात पर यकीन ही नहीं था। आई एम सीरियस, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिलेशनशिप अभी किसी के सामने आए। आकाश ने सुकन्या जी के गालों पर हाथ रख नरमी से बताया। सुकन्या जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें धक्का सा लगा। कितना गुरूर था उन्हें अपने बेटे पर कि वो कभी उनकी कोई बात नहीं टालता। उनकी बातें बचपन से उसके लिए पत्थर की लकीर होती थी। वो कौन लड़की थी जिसने आते ही उन्हें उनके बेटे से दूर कर दिया? सोचते हुए वो गुस्से से बोली, कौन है वो लड़की? माँ सा आप उन्हें जानती है। कीर्ति का जिक्र आते ही आकाश के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे सुकन्या जी ने बखूबी नोटिस किया। कीर्ति जी? आकाश ने उनके गालों को नरमी से दबाते हुए बहुत प्यार से कीर्ति का नाम लिया। कीर्ति का नाम सुनकर सुकन्या जी हैरानी से उसे देखने लगीं। मानसी हड़बड़ी में इधर उधर देखते हुए पैलेस से बाहर आईं। उसने देखा गार्डन एरिया में गार्ड्स के सिवा कोई नहीं था। अच्छा है, तीनों जासूस यहाँ नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाती। सुकून की सांस लेते हुए वो गार्डन के पीछे वाले हिस्से में चली गईं। ये इंसान नाइटमेयर की तरह मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब खुद पता नहीं कहाँ मानसी घबरा गईं। बड़ी सी हथेली ने अचानक उसके मुंह को बंद कर दिया। कोई खींचते हुए उसे गार्डन के एकदम कोने वाले हिस्से में लाया जहां घने पेड़ों की वजह से दिन के वक्त भी अंधेरा था। इस बीच मानसी लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मानसी को पेड़ से टिकाकर वो शख्स मानसी के सामने आया। उसे देखते ही मानसी ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम? ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, तो मेरे सिवा और कौन होगा? स्टूपिड! अयान ने मानसी को छोड़ा और घमंड से उसके सामने खड़ा हो गया। ऐसे कौन करता है? पता है मैं कितना घबरा गई थी। मानसी ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ ली। उसकी इस हरकत पर अयान को उस पर बहुत गुस्सा आया। ये बेवकूफ लड़की, जरा भी कॉमन सेंस नहीं इसमें। अब मैंने इसे यहाँ बुलाया तो मेरे सिवा कौन होगा? उसने मन ही मन सोचा। मिस लो आईक्यू, आई नो तुम्हारा आईक्यू बहुत लो है, तुम्हें हर बार ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अयान ने झटके से मानसी के दोनों हाथों को उसकी पीठ पर लगा दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे परेशान करते रहते हो? कभी गन से, कभी अपने क्रीपी डिवाइसेस से। मैंने कहा न कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मानसी ने गुस्से से उसे घूरा। वो हमेशा उसे डराता रहता था, यहाँ तक कि उससे पहली मुलाकात के बाद वो इस हद तक डर गई थी कि उसे डर से फ्यूअर हो गया था। और ये क्या लो आईक्यू, तुम लो आईक्यू हो, पागल! मानसी लगातार उसकी गिरफ्त से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तुम अपनी सारी एनर्जी चिल्लाने में वेस्ट कर देती हो, इसलिए तुम्हारे पास सोचने के लिए एनर्जी नहीं बचती। एच ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है कि तुम लो आईक्यू हो। कैसे? मानसी ने दांत पीसते हुए कहा। गुस्से में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि दोनों इस वक्त कितने नजदीक थे। कोई दूर से उन्हें देखता तो यही सोचता कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होंगे। तुम्हें यहाँ आते ही मुझसे ये पूछना चाहिए था कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। बट तुमने अपनी अननेसेसरी बातों से हम दोनों का टाइम वेस्ट किया, हेंस प्रूव्ड यू आर लो आईक्यू। तुम
मानसी कुछ कहती उससे पहले ही अयान ने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए बोला, कल तुम्हें एक टिपिकल इंडियन वाइफ्स की तरह रेडी होकर मेरे लिए लंच लेकर आना है। एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। मानसी ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना बंद कर दिया। अयान ने उसके मुंह से हाथ हटाया तो वो चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास थी ये? मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। अयान मानसी से दूर हुआ। मानसी ने अपनी कलाई को सहलाते हुए उसे गुस्से से घूरने लगीं। कोई गड़बड़ मत करना वरना तुम तो जानती हो एक टेररिस्ट कितना खतरनाक हो सकता है हम्मम। एंड हाँ, मेरा नंबर ब्लॉक करने की हिम्मत मत करना, उसने मानसी के गालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। जैसे कहा है वैसे रेडी होना। न जाने क्या सोचकर वो किसी इडियट की तरह मुस्कुराया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक नज़र मानसी को देखकर वहां से चला गया। जब तक वो मानसी को दिखाई दे रहा था तब तक मानसी उसे घूरती रही। अपने आप को समझता क्या है, हमेशा मुझे डराता रहता है। पहले इसने जबरदस्ती मेरा नंबर लिया और हर रोज मुझे खुद को ब्लॉक न करने की धमकी देता है। मानसी ने पेड़ पर तेजी से एक लात मारी। आउच! मानसी, तुम सच में लो आईक्यू हो, तुम्हें उसे मारना था, अपने आप को नहीं। इतनी नींद से जागी और उठकर बैठ गई। विंडो से बाहर काले आसमान को देख वो बेड से उतर गई। इस वक्त वो आहार्य की शर्ट में थी। वुडन स्टेयर्स से नीचे आते हुए वो सामने ओपन किचन में आहार्य को देख पा रही थी। इन्हें खाना बनाना भी आता है, सारे अच्छे फीचर्स आपको इन्हीं में इंस्टॉल करना जरूरी था। सोचते हुए वो धीरे कदमों से आहार्य के नजदीक आई और उसे पीछे से हाग कर लिया। आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आप कुकिंग करते हुए और ज्यादा हैंडसम लगते हैं, उसने आहार्य की बैक पर किस करते हुए कहा और उसके नेक्ड बैक पर अपने होठों को रगड़ने लगीं। तुम कह रही हो तो हो सकता है, आहार्य ने हल्की स्माइल के साथ जवाब देकर अपना काम जारी रखा। अम्मम, सच्ची में? क्या? आहार्य ने पूछा। उसे यकीन था इत्ती उसकी तारीफ करने वाली है। अम्मम, सच्ची में बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। उससे दूर होकर इत्ती स्लैब पर एक जंप के साथ बैठ गई। आहार्य उसे घूरने लगा। क्या? इत्ती ने मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं, बस तुम भी मेरी हेल्प करने वाली हो, इन्हें वॉश करके लाओ। आहार्य ने उसके हाथ में वेजिटेबल्स से भरी एक बकेट देते हुए कहा। व्हाट मैं? इत्ती ने हैरानी से कहा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे न जाने उसने क्या सुन लिया हो। हाँ तुम, जल्दी करो, आहार्य ने अपना काम जारी रखते हुए बिना उसे देखे जवाब दिया। मैं इन्हें वॉश करूंगी, नेवर एवर, मैंने आज तक ये सब नहीं किया, इत्ती ने एटीट्यूड से जवाब देते हुए उस बकेट को अपने साइड में रख दिया। आहार्य के हाथ रुक गए। उसने इत्ती को देखकर कहा, हम्मम आई नो, बट अभी तुम्हें ये करना होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये सब नहीं करूंगी। आई एम इत्ती सिंह राजपूत, मैं ये सब काम क्यों करूं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इत्ती चिढ़ गई। उसकी बात सुनकर आहार्य ने चॉपिंग नाइफ नीचे रखा और इत्ती के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए उस पर झुकते हुए बोला, एंड आई एम आहार्य सिंह राजपूत। व्हाटएवर, बट मैं ये नहीं करने वाली। कितनी सर्दी भी है अगर मैं इन्हें वॉश करूंगी। उसने अपने हथेली उसके सामने करते हुए आगे कहा, तो मेरे हाथों में रैशेज पड़ जाएंगे। आहार्य ने उसके हाथों को पकड़ते हुए उसकी हथेली को बारी बारी चूमा। इत्ती के फेस पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल आ गई। उसे लगा उसने आहार्य को अपनी बातों में उलझा लिया, अब उसे काम नहीं करना पड़ेगा। आहार्य ने उसकी हथेली चूमकर कहा, डोंट वरी, अगर रैशेज हुए तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मेडिसिन लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर इत्ती का मुंह खुल गया। आहार्य ने आगे उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसे स्लैब से नीचे उतारा और उसके हाथों में बकेट देते हुए उसे जाने का इशारा किया। याद रखूंगी मैं इसे, वो उसे घूरते हुए सिंक में वेजिटेबल्स धोने लगीं। इतना ठंडा पानी है, लोग कितने क्रूएल हैं, अपनी वाइफ से काम कराते हैं। एक एक वेजिटेबल को वो घिस घिस कर धो रही थी, जैसे उन वेजिटेबल्स की जगह आहार्य हों। इससे अच्छा तो मैं रूम में ही रहती और डिनर रेडी होने के बाद आती। हा, इत्ती सिंक के पास खड़े खड़े यहाँ आने पर पछता रही थी। हा, हो गया हो, उसने बकेट आहार्य को देते हुए इस अंदाज में कहा जैसे उसने न जाने कितना बड़ा एहसान किया हो उस पर। हम ओक, मुझे पैन पास करो।
इत्ती बस स्लैब पर बैठने ही वाली थी कि आहार्य की बात सुनकर उसे मुंह खोले देखने लगीं। मैं? उसने हैरानी से उसे देखकर पूछा। ऑफ कोर्स चेरी, तुम। हम दोनों के सिवा यहाँ तुम्हें कोई दिख रहा है? आहार्य ने अपना काम रोककर उसे देखते हुए पूछा। हम्म देती हूँ पैन। इत्ती भारी कदमों से कैबिनेट के पास गई। ये लीजिए। उसने आहार्य की तरफ कुछ बढ़ाया। मैंने तुमसे पैन मांगा था। हाँ वही तो है, इत्ती ने अपने हाथ में पकड़े बर्तन को देखते हुए कहा। ये स्टपॉट है। क्या फर्क पड़ता? इत्ती ने अब चिढ़ते हुए जवाब दिया। हर डिश डिफरेंट यूटेंसिल्स में बनती है। वो जो 3rd नंबर पर है उसे लेकर आओ। आहार्य ने उसे पैन की तरफ इशारा कर बताया। इत्ती थके कदमों के साथ वापस कैबिनेट के पास गई। मन ही मन वो आहार्य को कोस रही थी। सही नाम निकाला है मैंने इनका, वैम्प मदर इन लॉ। आई थिंक मेरे पति कुछ ज्यादा ही इनोसेंट हैं, जो इन्हें किचन रोमांस जैसा कुछ नहीं पता। वीट इनोसेंट नहीं, बोरिंग। उसे पैन पास करने के बाद इत्ती प्रे कर रही थी अब वो उसे कोई काम न कहें। आहार्य काफी अच्छे से खाना बना रहा था। इत्ती कुछ पल के लिए तो उसके चाम में खो सी गई, लेकिन खुद को संभाल उसने खुद को डांटते हुए कहा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले ये मुझे कोई और काम दे। वो चुपके से वहां से खिसकने को हुई कि आहार्य ने अचानक उसे देखते हुए कहा, नीड दिस डो। मैं थक गई हूँ इतना सारा काम करके, एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक दिस डो। उसने मासूम सा चेहरा बताने हुए कहा। हाँ क्योंकि तुमने कभी ट्राई नहीं किया ना? ट्राई करो एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आहार्य ने उसकी कमर पकड़कर अपने करीब किया और इत्ती के कुछ कहने से पहले ही उसकी कमर पर एप्रन बांध दिया। इत्ती को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वी आर लुकिंग परफेक्ट, आहार्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते कहा। हम परफेक्ट क्या? इत्ती ने नासमझी से खुद को देखा, तब जाकर उसने नोटिस किया कि उसका और आहार्य का एप्रन सेम था, यानी वो एक कपल सेट था। ये देखकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। ओक, पहले हम पिक्स लेंगे। उसने आहार्य के पॉकेट से फोन निकालकर दोनों की काफी सारी सेल्फीज क्लिक की। इत्ती पूरा फोन में घुस चुकी थी। अब चलो पहले ये करो। आहार्य ने उसके हाथ से फोन छीन कर वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। इत्ती आटा लगाने लगी। पहले तो उसे बहुत जोर आ रहा था, लेकिन फिर उसे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। वो पूरे फोकस से धीरे धीरे आटे में पानी डालकर उसे दोनों हाथों से मसलने लगी। मेरे नेल्स खराब हो गए, ये कितना स्टिकी है। कुछ देर बाद उसने फिर शिकायत करना शुरू कर दिया। आहार्य ने उसे देखा, जिसके चेहरे कपड़ों पर आटा लगा था, और वो बहुत गुस्से से अपने आटे से सने हाथों को घूर रही थी। उसे देखकर आहार्य को उस पर बहुत प्यार आया। वो लग ही इतनी क्यूट रही थी। आहार्य उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। मेरे नेल्स खराब हो गए, इसलिए मैंने तुमसे इन्हें काट करने को कहा था। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे सिखाने लगा। उसकी गर्म सांसें इत्ती को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। दोनों के हाथ आपस में उलझे हुए आटे में सन चुके थे, और आहार्य के होंठ अब धीरे धीरे इत्ती की गर्दन पर हरकत कर रहे थे। ये महसूस कर इत्ती ने कस कर अपनी मुट्ठी बना ली। उसकी मुट्ठी अपना काम कर रही थी, जिसका उसे कुछ होश ही नहीं था। इट्स डन। आहार्य ने उसके गर्दन पर धीरे से बाइट कर उसे छोड़ दिया। है? क्या? इत्ती अभी भी उसमें खोई हुई थी। आहार्य ने आंख के इशारे से उसे नीचे देखने को कहा। इत्ती ने देखा, डो रेडी था। वाओ, मैंने कितना अच्छा किया है ना? वो एक्साइटेड होकर उस डो को टच करने लगी। मेरी वाइफ हर चीज में परफेक्ट है। आहार्य ने उसकी नाक को टच किया, जिससे उसके हाथ में लगा आटा इत्ती की नाक पर लग गया। इत्ती को इस पर गुस्सा नहीं आया। वो खुशी से बोली, वही तो मैंने एक बात नोटिस की है। वैसे तो मैं कोई काम करती नहीं, लेकिन अगर मैं कोई काम करती हूँ तो परफेक्टली ही करती हूँ। हाँ, आहार्य ने हामी में सर हिलाया। आगे उसने इत्ती से कोई काम नहीं कहा। उसी ने बाकी का डिनर रेडी किया और इत्ती स्लैब पर बैठी उसका फोन यूज कर रही थी। बीच बीच में वो उसे उंगली के इशारे से अपने करीब बुलाती और बिना कुछ कहें उसके गाल पर एक किस कर देती। जब जब वो उसे बुलाती, आहार्य एक स्माइल के साथ अपना चेहरा उस पर झुका देता। डिनर टेबल पर इत्ती काफी एक्साइटेड थी। वो फर्स्ट टाइम आहार्य के हाथ से बना खाना खाने वाली थी। उसकी बेताबी देख
आहार्य ने उसके गाल खींचते हुए कहा, हम्मम आज पहली बार तुम खाना खाने में कोई टेम्ट्रम्स नहीं दिखा रही। वो इसलिए क्योंकि मैं आहार्य सिंह राजपूत द परफेक्शनिस्ट में कमियां निकलने के लिए एक्साइटेड हूँ, इत्ती ने हंसते हुए कहा। ओह आई सी, तो क्या मुझे नर्वस होना चाहिए? आहार्य ने सोचने की एक्टिंग की। ऑफ कोर्स। अगर मेरी वाइफ को मेरे हाथ का बना डिनर पसंद नहीं आया तो आपको अमम्मम, इत्ती ने थोड़ी देर कुछ सोचकर आगे कहा, तो मैं कहूंगी हुच कैसे हस्बैंड है आप, शादी से पहले आपने खाना बनाना क्यों नहीं सीखा, निकल जाइए मेरे घर से। अपनी बात कहकर इत्ती जोर जोर से हंसने लगी, उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहार्य ने सर हिलाते हुए उसके मुंह में एक बाइट डाल दी। इत्ती की हंसी रुक गई, वो उस निवाले को चबाते हुए आहार्य के देखने लगी। आहार्य के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक तरह ही नर्वसनेस फील होने लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो किसी चीज को लेकर नर्वस हो, इवन अपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लेकर वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था। जब काफी देर तक इत्ती में कुछ नहीं कहा तो उसने डेस्पिरेशन से पूछा, कैसा है? इत्ती ने उसके गाल पर हाथ रख एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, परफेक्ट, बिल्कुल आपकी तरह। उसकी बात सुनकर आहार्य के फेस पर स्माइल आ गई। इसका क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए, हाँ मैंने भी हेल्प की है, 50 से 50 ओक, उसने दूसरा बाइट खाते हुए कहा। ऑफ कोर्स, तुम्हारी हेल्प के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था, आहार्य ने एक बाइट उसके पास ले जाते हुए जवाब दिया। टॉन्ट था, उसने खाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। ऑफ कोर्स नॉट। हम्मम फिर ठीक है। इत्ती ने अपना मुंह खोलकर उसे भी अपने हाथों से एक बाइट खिलाया। अब बस, थोड़ी देर बाद इत्ती ने उसका हाथ पीछे करते हुए अपने पेट पर हाथ रख लिया। ठीक है, तो चलो। कहाँ? इत्ती ने नासमझी से पूछा। इन्हें वॉश करने, आहार्य ने चेयर से उठते हुए कहा। व्हाट? नो, आपको एक सर्वेंट रखना चाहिए था ना, उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन थी। इस जगह के बारे में सिर्फ हम दोनों जानते हैं, और तुम भी इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी, किसी से भी नहीं, आहार्य ने संजीदगी से कहा। हाँ ओक्का, बट मैं नहीं करने वाली अब कुछ, अहह मेरा पेट, इत्ती ने अपना पेट पकड़ लिया। नाटक करना बंद करो, मैं वॉश करूंगा, तुम्हें बस वाइप करना है, आहार्य ने लाचारी से कहा। मैंने कभी ये सब नहीं किया, इत्ती ने नाटक करना बंद कर दिया, वो आहार्य को घूर रही थी। मेरा भी कोई डिश वॉशिंग का बिजनेस नहीं है, आहार्य ने उसे घूरते हुए कहा। चेयर से जल्दी से उठकर वो वहां से भाग गई। लास्ट स्टेयर पर पहुंचकर वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे याद आया, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आप अपना डिश वॉशिंग बिजनेस का करंट प्रोजेक्ट पूरा करके आ जाना, मैं एक अच्छी वाइफ की तरह आपका वेट कर रही हूँ। इतना कहकर वो रूम में भाग गई। आहार्य बस उसे देखता रह गया। कंबल में लिपटी इत्ती मजे से अपना फोन चला रही थी, बीच बीच में वो खुले दरवाजे पर भी नजर मार लेती। कुछ देर बाद उसे आहार्य की कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपना फोन पिल्लो के नीचे छुपाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कितनी गहरी नींद में थी। आहार्य ने डोर बंद किया और बेड पर आकर उसके करीब लेट गया। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला, नाइस एक्टिंग, बट क्या तुम मुझे ये बता सकती हो तुम सोने की एक्टिंग कर रही हो या डेड बॉडी की? उसकी बात सुनकर इत्ती, जिसने अपनी सांस रोक रखी थी, उसने एकदम से अपनी सांस छोड़ी, लेकिन अभी भी उसकी एक्टिंग जारी थी। ओह, मतलब सोने की एक्टिंग है, कहते हुए आहार्य ने अपने हाथों को उसकी शर्ट के अंदर डालकर उसके पेट को छुआ। आह ठंडी, कितने ठंडे हाथ हैं आपके। अचानक उसके बर्फ से ठंडे हाथों की छुअन से वो कांपते हुए उठकर बैठ गई। तुम्हें तो नींद आ रही थी न हम्मम? आहार्य ने उसके पेट से अपना हाथ नहीं हटाया। हाँ आ रही थी, सच्ची, बट रूम में आते उड़ गई, इत्ती उसका हाथ हटाते हुए बोली। आहार्य ने उसे वापस बेड पर लेटाया और उसे कडल करते हुए बोला, आई होप अब तुम आगे से अनजान लोगों से दूर रहोगी। आई न्यू इट, आप मुझे जानबूझकर पनिश कर रहे थे, कल वाली बातों के लिए है ना? इत्ती ने अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मम्मा, मुझे पता था, अब मैं आपको समझने लगी हूँ,
इत्ती ने थोड़ा ऊपर उठकर उसके होंठों को अपने होंठों से छूते हुए कहा। थैंक यू, आहार्य में भी उसी अंदाज में जवाब दिया। आप ग्रजेस रखते हैं हा? इत्ती ने अपनी नाराजगी जाहिर की। तुमसे ही सीखा है। कुछ देर बातें करने के बाद आहार्य ने उसे सोने के लिए कहा। कल मुझे कॉलेज जाना है। हम्मा मैं तुम्हें उठा दूंगा, नाउ स्लीप। अगली सुबह इत्ती जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। मैं लेट हो गई। तुम तो वैसे भी फर्स्ट क्लास स्किप करती हो, आहार्य ने उसके मुंह में एक ब्रेड स्लाइस डालते हुए कहा। आहार्य का टोन सुन इत्ती ने अपना मुंह बंद कर लिया। आई वॉन्ट आंसर, आहार्य ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा। अब नहीं करूंगी मैं कोई भी क्लास स्किप एंड नहीं अब से कोई बेवकूफ़ी करूंगी, इत्ती ने सर झुकाते हुए कहा। हालांकि उसे मन ही मन खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। नहीं वो आहार्य से झूठ बोलती, नहीं उसे आहार्य की नाराजगी, उसके ताने सुनने पड़ते। लेट्स सी, टिश्यू से हाथ पोंछकर वो चेयर से खड़ा हुआ। इत्ती भी जल्दी से खड़ी हो गई। वेयर इज माई बैग? उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे अचानक याद आया। कार में है। कॉलेज के अंदर जाते हुए वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि अब उसका सामना अनंत से न हो। क्लास में आंचल और सुहानी से मिलकर उसका मूड नॉर्मल हो गया। 2 क्लासेस कंटिन्यू लेते हुए उसे महसूस हुआ कि सुहानी बार बार उसे घूर रही थी। आखिर लंच ब्रेक हुआ और इत्ती ने उससे पूछ ही लिया, क्या आज मैं कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हूं जो तुम्हारी नजरें मुझसे हटने का नाम ही नहीं ले रही? तीनों बातें करते हुए कैंटीन में जा रही थी। नहीं, तुम्हारे गले पर बना टैटू काफी आई कैचिंग है, सुहानी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। आंचल ने भी इत्ती के गले को देखा। हालांकि उसने गले में स्कार्फ बांधा था, लेकिन उसके गले पर इतने ज्यादा लव बाइट थे जो इजीली विजिबल थे। इत्ती एम्बेरेज होकर अपने स्कार्फ को ठीक करने लगीं। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आंचल ने इत्ती हाथ पकड़ते हुए जल्दी से कहा, और उसकी कोई बात सुने बगैर उसे वहां से खींचते हुए ले गई। दोनों को जाता देख सुहानी ने आई रोल करते हुए कहा, पता नहीं लोग शादी से पहले ये सब कैसे कर लेते हैं। हाँ। अपनी बात कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद कोई पास ही के क्लासरूम से बाहर आया। जेलसी, अब यही जेलसी मेरे काम आएगी। उसने बारी बारी दोनों तरफ देखा जहां से इत्ती और सुहानी गए थे। तुम मुझे ऐसे क्यों ले आई? इत्ती ने इरिटेट होते हुए कहा। अरे वो सुहानी कुछ बुरा कहने वाली थी। वो काफी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है, सो व्हाट, मैं मैरिड हूँ और अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने में क्या गलत है? इत्ती का खून खोल गाय। तुम्हें पता है तुम मैरिड हो बट उसे नहीं। मैं तुम्हें इसलिए वहां से ले आई क्योंकि वो कुछ कहती तो तुम्हें गुस्सा आता, फिर सीन क्रिएट होता, आंचल ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा। उसने मन में घबराते हुए सोचा, अब मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकती। अपनी लापरवाही के लिए मुझे फिर से ऋतिक सर की डांट नहीं सुननी। रिलैक्स इट्टी, अब कोई सीन क्रिएट नहीं करना, जस्ट इग्नोर देम। लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते, इत्ती ने मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा। तुम्हें पता है कॉलेज में एक प्ले होने वाला है, आंचल ने बात बदलने के मकसद से कहा। ओह, उसने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अचानक ही इत्ती को कुछ याद आया। उसने आसपास देखा, वहां कई सारे स्टूडेंट्स थे। वो आंचल को एक कोने में खींचते हुए बोली, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बोलो। यार जरूर, उन्होंने मेरे पीछे कोई जासूस छोड़ा है, तभी उन्हें सब पहले से पता चल जाता है। मतलब? आंचल को झटका लगा। हाँ, और ये कोई बॉडीगार्ड नहीं फॉर श्योर। जो भी हो, एक बार मुझे मिल जाए उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। आगे उसने धीरे से कहा, उसी की वजह से मुझे इतनी डांट सुननी पड़ी। लेकिन आंचल को उसकी बात साफ सुनाई दी थी। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, इत्ती ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आंचल ने अजीब सी हंसी के साथ हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। अचानक ही किसी ने आकर पीछे से इत्ती की कमर पर हाथ रखा। इत्ती घबराते हुए उछल पड़ी। हाय, कैसी हो बेबीज? पिया आगे आते हुए बोली। पिया, आर यू मैड? मैं कितना घबरा गई थी। इत्ती ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। तुम्हें क्या लगा कोई लड़का है? शादी के बाद तुम कितनी डर्टी माइंडेड हो गई हो।
पिया उसकी कमर को पकड़ते हुए बोली। यार तुम ऐसी चीप हरकतें करना कब बंद करोगी यू नो ना, आई फील अनकंफर्टेबल, इत्ती ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। हाँ यही बात तुम जीजू से भी कहती होगी हम्मम। ऑफ कोर्स नॉट, इत्ती ने अपने बाल पीछे करते हुए जवाब दिया। पिया और आंचल हंसने लगे। ओह मैं तो यहाँ किसी जरूरी काम से आई थी, जल्दी चलो, पिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। यार आज सबको मुझ पर इतनी प्यार क्यों आ रहा है, हर कोई मुझे खींच कर अपने संग ले जा रहा है, इत्ती ने इरिटेशन से कहकर उसका हाथ हटा दिया। यार प्लीज जल्दी चलो, मैंने मानव को देखा, पिया ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो काफी जल्दी में थी। है मानव? कौन मानव? अरे मानव, तुम्हारा मानव, पिया ने बिना सोचे समझे कह दिया, जिसे सुनकर इत्ती गुस्से से बोली, पागल हो गई हो क्या? माइंड योर टंग। ओह आई एम सॉरी, आई मीन तुम्हारा फ्रेंड मानव। नाउ नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, जल्दी चलो वरना वो कहीं चला न जाए। पिया भी उसके बार बार सवालों से इरिटेट हो गई थी। इत्ती को अब याद आया, मानव के बारे में तो वो भूल ही गई थी। ओ मानव, वो यहाँ क्यों आया है और मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? तुम्हें जाना है तो जाओ न, इत्ती कंफ्यूज हो गई। यार प्लीज मेरी हेल्प कर दो ताकि मैं मानव के क्लोज जा पाऊं, तुम उसकी दोस्त हो। अब मैं और वेट नहीं कर सकती, अगर मैंने जल्दी से मानव को अपना नहीं बनाया तो कहीं कोई विच मेरे मानव को मेरा होने से पहले मुझसे छीन न ले। प्लीज बेबीज अपनी इस दोस्त की मदद कर दो, पिया ने उसे पूरी बात समझाई। मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होंगी, तुम जाकर सीधा उसे प्रपोज कर दो। उसने हाँ कहा तो ठीक, न किया तो पहला प्यार समझकर भूल जाना। इत्ती ने बेदर्दी से उसका ऑफर रिजेक्ट कर अपने मन में कहा, अब मुझे किसी प्रॉब्लम में पड़ना ही नहीं है, वैसे भी आजकल मेरा लक कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसे आहार्य का वार्निंग फेस याद आया, जिसे याद कर उसे गूज़बम्स आ गए। पिया उसे नाराजगी से देखने लगी। ओक मेरी क्लास है, आई हैव टू गो, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। इत्ती ने एकदम बढ़ाया ही था कि पिया ने जल्दी से कहा, देखो अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो जीजू के पीछे कोई ब्यूटीफुल चुड़ैल पड़ जाएगी, तुमसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल। नाउ चॉइस इज योर्स। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गई। यार किसी के कहने से कुछ नहीं होता, चलो क्लास में, आंचल ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। यार अगर ऐसा हो गया तो, वैसे भी पिया की कहीं बातें मोस्टली सच हो जाती हैं। आई कांट टेक रिस्क, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतनी रुआंसी हो गई, साथ ही साथ उसे पिया पर बेहद गुस्सा आ रहा था। बस ये लास्ट टाइम है, इत्ती भी पिया के पीछे भाग गई। अरे अरे सुनो यार, कुछ नहीं होता। लेकिन इत्ती जा चुकी थी, आंचल के पास उसके पीछे जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आहार्य का कैबिन। आहार्य अपने काम में बिजी था। ऋतिक ने एक नॉक के साथ उसके कैबिन में एंटर किया। हम बोलो, आहार्य ने बिना उसे देखे कहा। बॉस आपने इस प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट किया? ऋतिक ने उसके सामने एक फाइल रखी। उसकी बात सुन आहार्य ने काम करना बंद कर दिया। वो अपनी चेयर पर लीन होते हुए बोला, यू नो द रीजन। यस बॉस, बट आप तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से मिक्स नहीं करते, एंड ये प्रोजेक्ट मैंने पर्सनली रिव्यू किया है, इट्स वर्थिंग बस एक नाम की वजह से। आहार्य ने उसकी बात बीच में काटते हुए कोल्डली जवाब दिया, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, मैं अपनी मैरिड लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस अफोर्ड नहीं कर सकता। ये प्रोजेक्ट 3 साल चलेगा और वो भी नेक्स्ट ईयर तक ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। आई कांट टेक रिस्क। लास्टली, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वाइफ है, नथिंग एल्स। आहार्य ने अपना फोकस फिर से अपने काम में लगा लिया। क्या लाइंस बोली है बॉस ने, काश मैं भी कह पाता, लेकिन मेरी वाली तो बिना किसी रीजन मुझे इग्नोर कर रही है। अभी मुझे बॉस से बहुत कुछ सीखना है। तुम काफी फ्री हो हम्मम? अनही बॉस, मैं बहुत बिजी हूँ। ऋतिक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसे ग्रीट कर जल्दी से वहां से चला गया। मानसी की कार एक हाफ बिल्ड बिल्डिंग के थोड़ा दूर आकर रुकी। वो अपनी साड़ी संभालते हुए कार से बाहर आई। ये कैसी जगह है? और ये साड़ी, आउच। मानसी बार बार अपनी साड़ी को सही करते हुए इधर उधर देख रही थी। उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। उसने देखा वहां कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। पता नहीं इस वैम्पायर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। उसने अयान का बर्फ सा सफेद चेहरा याद किया।
अपने वाइट टोन की वजह से वो किसी वैम्पायर से कम नहीं लगता था जिसमें खून की एक बूंद न हो। वहां रास्ता काफी खराब था। मानसी बहुत मुश्किल से उस बिल्डिंग के पास पहुंची। उसके आते ही सब उसे देखने लगे। उसका अपीयरेंस काफी आई कैचिंग था। हमेशा की तरह अकेले बैठे अयान की नज़र जैसी ही मानसी पर गई, उसे देख वो उसमें खो सा गया। ब्यूटीफुल, वो बस यही कह सका। सबके देखने से मानसी अनकंफर्टेबल हो गई, हालांकि सब उसे देख रहे थे क्योंकि उसका लुक काफी रिच लग रहा था। अयान जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे पत्नी जी तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रहा था। अयान की बात सुनकर जैसे सबके चेहरे से कोई कंफ्यूजन दूर हुई, वो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मानसी ने बस उसका एक वर्ड सुना पत्नी जी, जिसे सुन उसे जैसे कोई बिजली का झटका लगा। अपने होश संभालते हुए उसने धीरे से कहा, क्या बकवास कर रहे हो, ये लो तुम्हारा लंच। मानसी बार बार उसे ऊपर से नीचे देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था अयान यहाँ इस हालत में क्यों था। बी अ गुड पत्नी, मैंने सबको कहा है तुम मेरी वाइफ हो, तो एक अच्छी पत्नी की तरह एक्ट करो। और तुम इतना तैयार होकर क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इंडियन टिपिकल वाइफ जैसा ड्रेसअप होकर आना है। हाँ तो ये इंडियन लुक ही है यू फूल, मानसी ने भी उसी अंदाज में धीरे से जवाब दिया। यू आर लुकिंग डैम वाइफ मटीरियल। अचानक उसका कॉम्प्लीमेंट सुन मानसी की बोलती बंद हो गई। अयान ने उसे सबसे इंट्रोड्यूस किया। पहले तो मानसी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बट कुछ देर में वो सबसे घुल मिल गई। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ पल के लिए तो दोनों भूल ही गए कि वो दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। वहां आई औरतें मानसी की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी और ये भी कि अयान कितना लकी है जो उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली। मानसी को ये सब सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। उसने अयान को देखा जो सबसे काफी पोलाइटली बिहेव कर रहा था। वो हैरान थी, क्या ये वही घमंडी वैम्पायर था? सिरोही, कीर्ति का रूम। ये लड़की भी न, हर वक्त बस काम काम काम, खुद के लिए वक्त ही नहीं है इसके पास। सौदामिनी सिंह उसके रूम में फैली फाइल्स को ठीक से जमाते हुए खुद से कह रही थी। जल्दी जल्दी में उनके हाथ से एक फाइल नीचे गिर गई। वो फाइल खुल चुकी थी, उसका फर्स्ट पेज अब उनके सामने था। वो सर हिलाते हुए झुककर जैसे ही उस फाइल को उठाने लगी, उनकी नज़र बोल्ड लेटर्स में लिखे उन शब्दों पर गई, प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स। उनका दिल धक से रह गया। उन्होंने जल्दी से उस फाइल को उठाया और जल्दी जल्दी उसे पढ़ने लगी। उनकी नज़र पेशेंट के नाम पर गई, कीर्ति सिंह राजपूत। उनके हाथ कांप गए, फाइल छूटकर उनके हाथ से नीचे गिर गई। उनके आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो गलती मैंने की, जिसकी जिल्लत में अभी तक झेल रही हूं, वो मेरी कीर्ति के किस्मत में नहीं हो सकती। उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची और वो जमीन पर बैठ गई।